गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज की जो क्लास थी थोड़ी सी आज रीशेड्यूल की गई थी किसी कारणवश। तो क्षमा चाहेंगे आप लोगों से। और आज 1 बजे की क्लास है, तो थोड़ा सा कॉपरेट करिए। चलिए आइए। तो हम किस चीज़ में थे? तो हम भौगोलिक चिंतन में थे, और वैसे हम देख रहे हैं कि कैसे भूगोल का विकास हुआ है। तो पिछली क्लास में हमने डार्विनिज्म बताया था, डार्विन की थियरी, और इसका इफेक्ट बहुत सारे लोगों पे था। उसमें किन किन के बारे में मैंने आपको बताया था। तो पिछली क्लास में डार्विन का जो प्रभाव था रेड जेल पे बताया था, और रेड जेल की शिष्या थी एलन चर्चिल सैंपल पे बताया था। फिर हिटिंगटन बाद के बहुत सारे वैसे भूगोलवेता थे, उस पे बताया था। तो जैसे जैसे ये विकास हो रहा था ना, वैसे वैसे भूगोल की विचारधाराएं भी चेंज हो रही थी। डार्विन के विकासवाद ने बहुत सारे भूगोल के विकास को एक नया आयाम दिया था। यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया था। लेकिन वास्तव में मैंने आपको क्या कहा था कि आधुनिक भूगोल की नींव हम्बोल्ट और डीटर ने रखी थी। भले ही उन लोगों के बीच ये विवाद जरूर था कि भूगोल की स्थापना अगर जर्मनी में की जाए तो कैसे की जाए, क्योंकि इससे पहले जितने भी सारे विषय सम्मिलित थे उसमें समग्र विषय के रूप में हुआ करते थे। भूगोल एक अलग विषय नहीं हुआ करता था। लोग इतिहास के साथ भूगोल को जोड़ के पढ़ाया करते थे, या भूविज्ञान के रूप में या प्राकृतिक विज्ञान के रूप में ऐसे होता था। भूगोल के अलग विश्वविद्यालय नहीं थे। जैसे 1800 ईस्वी में भूगोल की, या फिर 1800 की बात करें तो 1800 ईस्वी में जर्मनी में पहला विश्वविद्यालय बनाया गया था। और उसमें भी भूगोल एक अलग विषय के रूप में नहीं, एक विश्वविद्यालय सोचिए कि 1800 ईस्वी में बना, और बहुत बाद में जाकर भूगोल की स्थापना हुई। जैसे अगर भूगोल को अगर हम विस्तृत रूप से देखें कि अध्ययन इसमें शुरू हुआ, तो 19वीं शताब्दी यानी 1870-80 के बाद ही आप देखेंगे कि भूगोल में कुछ अच्छा काम हुआ, उस पे लेख आए, या भूगोल को अलग विषय के रूप में एक्सेप्ट किया गया। लेकिन ये एक्सेप्टेंस कहाँ से शुरू हुआ था? तो जर्मनी से शुरू हुआ था। इसलिए कहा जाता है कि जर्मन भूगोलविद जो भी थे, यानी जर्मन के जितने भी सारे ज्योग्राफर्स थे, भूगोल वेत्ता थे, उन लोगों ने भूगोल यानी आधुनिक भूगोल को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो आज की जो क्लास होगी वो जर्मन या फिर जर्मन संप्रदाय से संबंधित होगी, जर्मन भूगोलवेताओं से संबंधित होगी। तो लिख लीजिए, जर्मन भूगोलवेताओं का योगदान। जो आज का हेडिंग होगा वो क्या होगा? भूगोल में जर्मन भूगोलवेताओं का, सॉरी, भूगोल में जर्मन भूगोलवेताओं का योगदान। ठीक है, जर्मन भूगोलवेताओं का योगदान। तो आज हम शुरू करेंगे क्या? जर्मन भूगोलवेताओं का योगदान। चलो देखिए, मैं थोड़ा सा आपको कॉन्साइज वे में समझाता हूँ। यहाँ से फिर एक एक करके हम सारे भूगोलवेताओं को पढ़ेंगे और देखेंगे क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। तो एक तरह से हम कहाँ बढ़ रहे थे? तो हम बढ़ रहे थे आधुनिक भूगोल की स्थापना तो हो गई, लेकिन अगर मैं कहूँ कि 19वीं शताब्दी के मध्य तक अगर मैं आपसे कहूँ, तो इससे पहले भूगोल पर किन चीजों का ज्यादा प्रभाव था? जैसे आप देखिएगा, धर्म का प्रभाव बहुत ज्यादा था। धर्म के अनुसार भूगोल को लिखा जाता था। चर्च का प्रभाव बहुत ज्यादा था। ईश्वरवादी भावनाएं बहुत ज्यादा हावी थी। यानी अलग रूप से भूगोल को मान्यता नहीं मिल पाई थी। जब आप देखेंगे प्रशा की जो लड़ाई होती है 1871 या उसी के दौरान आप देखेंगे, उस समय भूगोल में किस चीज का डिमांड था? तो मानचित्र का बहुत ज्यादा डिमांड था, क्योंकि लोग भौतिक लक्षण और संस्कृति को मानचित्र पे अंकित करके समझाया करते थे। तो उस समय जितने भी भूगोलवेता थे, वो सब मानचित्र बनाया करते थे, और कहा जाता था कि ये जो मानचित्र बनाने की जो कला है ना, वही भूगोल का एक अंग बन गया हुआ था।
लोग भौतिक भूगोल के बारे में नहीं सोचते थे। भौतिक भूगोल में सोचने का काम शुरू हुआ है कब से? तो 1871 के बाद से अगर मान लें तो हम उसमें हम जा सकते हैं। तो एक तरह से अब जर्मन संप्रदाय में हमबोल्ट और रीटर को मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद हम आगे आते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी आपको बताते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट चीजों में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो जरा देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको हम बताते हैं। जैसे हम्म, जर्म जैसे आप इसमें पहला पॉइंट्स ये लिख सकते हैं कि भूगोल में प्रमुख संकल्पनाओं तथा कार्य का विकास। भूगोल में प्रमुख संकल्पनाओं का विकास। प्रमुख संकल्पनाओं, संकल्पनाओं का मतलब क्या होता है? कॉन्सेप्ट या फिर हाइपोथेसिस का विकास जर्मन भूगोलवेताओं द्वारा किया गया था। द्वारा जर्मन भूगोलवेताओं द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये है कि यहीं से एक तरह से हम कहें कि आधुनिक भूगोल की शुरुआत मान सकते हैं। तो यहां से हम क्या मानते हैं? आधुनिक भूगोल की शुरुआत, आधुनिक भूगोल की शुरुआत मान सकते हैं। जर्मनी से ही आप मान सकते हैं आधुनिक भूगोल की शुरुआत हुई थी। अब जरा सोचिए, थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाएगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। जैसे अगर मैं कहूं कि जर्मनी में प्रथम जो विश्वविद्यालय खोला गया, जर्मनी में प्रथम विश्वविद्यालय, अगर यूनिवर्सिटी की बात करें, प्रथम विश्वविद्यालय कब खोला गया था? तो याद रखिएगा 1800 ईस्वी में खोला गया। 1800 एडी में खोला गया तथा 19वीं शताब्दी के अंत तक से, याद रखिएगा 19वीं शताब्दी के अंत से ही, के अंत तक ही भूगोल विषय के रूप में शामिल किया गया। भूगोल विषय के रूप में शामिल किया गया। विषय के रूप में शामिल किया गया। अब देखिए इसका मतलब क्या था। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है कि क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। ये सब क्वेश्चंस में नहीं पूछा जाएगा। कॉन्सेप्ट बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि कॉन्सेप्ट कैसे कैसे आगे बढ़ा है। तो जर्मनी में जब अगर मैं कहूं कि 1800 में प्रथम विश्वविद्यालय, उसमें भी भूगोल की क्लास नहीं ली जाती थी। भूगोल एक स्वतंत्र विषय था ही नहीं। भूगोल को कैसे पढ़ाया जाता था? इतिहास के साथ पढ़ाया जाता था, भूविज्ञान के साथ पढ़ाया जाता था, क्योंकि हमारे पास अध्ययन सामग्री नहीं था कि भूगोल में हम क्या पढ़ाएं। भौतिक भूगोल को पढ़ाएं, मानव भूगोल को पढ़ाएं, सामान्य भूगोल को पढ़ाएं, क्षेत्रीय भूगोल को पढ़ाएं। इसी सब में विवाद चल रहा था और यहीं से शुरुआत हो रही थी विवाद की। और वो उस विवाद को हमने द्वैतवाद का नाम दिया था कि कोई कहता था कि क्षेत्र विशेष का अध्ययन ज्यादा ठीक है, कोई कहता था सामान्य विश्लेषण ज्यादा ठीक है, कोई कहता था कि मानव के बारे में पर्यावरण से संबंध बना के मानव भूगोल पढ़ाइए, कोई कहता था कि नास्थलाकृति का ही अध्ययन भूगोल है, कोई कहता था कि मानव को एक अलग रूप में यानी अलग हटा के जब भूगोल का अध्ययन करेंगे तभी उसका कोई क्रमबद्ध अध्ययन किया जा सकता है, नहीं तो नहीं किया जा सकता है। तो बहुत सारे जोग्राफर्स थे, अलग अलग भावनाएं थी, अलग अलग चीजें बता रहे थे। तो याद रखिएगा। हम्म तो याद रखिएगा उस समय अगर मैं बात करूं, इस समय जो थे आ, उस समय अगर मैं बात करूं तो इस वक्त रीटर प्रमुख अध्यापक थे, अध्यापक थे तथा अधिकतर छात्र इन्हीं के थे।
अधिकतर जो छात्र थे इन्हीं के थे, परंतु अलग अलग पृष्ठभूमि के थे। याद रखिएगा, अलग अलग पृष्ठभूमि के थे, क्योंकि उस समय भूगोल की स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं पढ़ाया जाता था। कोई भूविज्ञान पढ़ रहा था, कोई प्राकृतिक विज्ञान पढ़ रहा था, तो इस तरह के विषय हुआ करते थे, अलग अलग पृष्ठभूमि के थे। अब जरा देखिए, अब अगर मैं आपसे कहूं कि भूगोल में किन किन लोगों का योगदान आप कह सकते हैं, तो इस समय के बाद अगर मैं 18वीं 19वीं शताब्दी के मध्य तक अगर मैं बात करूं, 19वीं शताब्दी के मध्य तक भूगोल मानचित्र कला पर ही सिमटा हुआ था। भूगोल मानचित्र कला, मानचित्र कला तक ही सिमटा हुआ था। याद रखिएगा, सिमटा हुआ था, याद रखिएगा। अब एक्चुअल डेवलपमेंट्स कब हुआ था, तो याद रखिएगा जर्मनी के एकीकरण के बाद। भूगोल यहां लिख लीजिए, भूगोल स्वतंत्र विषय के रूप में, भूगोल का लिख लीजिए, भूगोल का स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन, रूप में अध्ययन जर्मनी के एकीकरण के उपरांत हो सका, उपरांत हो सका। याद रखिएगा, जर्मनी के एकीकरण के, यानी ये कब की बात है, तो 1871 के उपरांत, यहां पे लिख लीजिए 1871 के उपरांत। समझ गया ना, तो 1871 के उपरांत इसको लिख सकते हैं। ठीक है। अब आइए, जर्मनी के भूगोलवेता कौन कौन से थे जिन्होंने योगदान दिया था, तो हम देखते हैं। यहां तक हो गया होगा, तो एक तो ये हो गया पॉइंट्स, ये हो गया पॉइंट एक पॉइंट ये हो गया, और एक पॉइंट ये हो गया। अब देखते हैं प्रमुख भूगोलवेता कौन कौन है। प्रमुख भूगोलवेता, देखिए सबसे पहला भूगोलवेता हम किसकी बात करेंगे, तो ऑस्कर पेस्चल की बात करेंगे। तो आइए ऑस्कर पेस्चल की बात करते हैं। ऑस्कर पेस्चल, इसकी बात करते हैं। अब देखिए इनसे क्या क्या क्वेश्चन होगा। अब मैं क्वेश्चन के साथ साथ आप लोगों को बहुत सारा कुछ बताऊंगा। देखिए, इनका जो अवधि है 1826 से 1875 के बीच है। तो याद रखिएगा इनका समयावधि यहां लिख लीजिए, समयावधि कब है, 1875, सॉरी 1826 से 1875 के बीच, 1826 से 1875 के बीच इनका समयावधि है। अब इनसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, एक तो पहले लिख लीजिए कहाँ ये प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। 1871 में लीपजिंग विश्वविद्यालय, लीपजिंग विश्वविद्यालय, लीपजिंग विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी में 1871 में प्रोफेसर नियुक्त हुए थे, प्रोफेसर नियुक्त हुए। ठीक है, प्रोफेसर नियुक्त हुए। समयावधि 1826 से 1875, लिपजिंग विश्वविद्यालय में 1871 में प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। और इससे भी ज्यादा अगर
क्वेश्चन के रूप में लिखेंगे, तो उस समय अगर हम 1826 से 1875 की बात करें, तो इस समय भूगोल अलग स्वतंत्र विषय के रूप में तो आया नहीं था। तो ये क्या थे? एक पत्रिका के संपादक थे, दास ऑसलैंड। याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है। दास ऑसलैंड, ये लिख लीजिए, दास ऑसलैंड पत्रिका। ठीक है, दास ऑसलैंड पत्रिका थी एक। दास ऑसलैंड पत्रिका के संपादक, पत्रिका के संपादक थे। जो विदेशी लेखक, विदेशी लेखक के भूगोल सामग्री को छापते थे, भूगोल सामग्री को छापते थे। समझ गए? तो इनका क्या था? दास ऑसलैंड एक पत्रिका निकाली गई थी जो खास करके भूगोल जैसे विषय को उठाया करती थी। तो याद रखिएगा, इस दौरान इस पत्रिका का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था, क्योंकि भूगोल एक विषय के रूप में नहीं आया था और इसमें बहुत सारे ऐसे लेख छापा करते थे, वो भी विदेशी लेखकों के। तो इनका इनका लेख थोड़ा प्रसिद्ध होने लगा। दूसरा, इन्होंने तुलनात्मक भूगोल विकसित किया था। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, तो याद रखिएगा। ये दास ऑसलैंड के संपादक के रूप में अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एक और क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है? तो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तुलनात्मक भूगोल विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? तुलनात्मक भूगोल, तुलनात्मक भूगोल, तुलनात्मक भूगोल का मतलब कंपैरेटिव ज्योग्राफी, कंपैरेटिव ज्योग्राफी। इसका क्या मतलब था? तुलनात्मक, हम्म, इसका अर्थ था विश्व के विभिन्न भागों की तुलना। याद रखिए, विश्व के विभिन्न भागों की तुलना, विभिन्न भागों की तुलना, तुलना करना लिख सकते हैं। तो ये कंपैरेटिवली भूगोल को विकसित किया। ठीक है, कंपैरेटिवली भूगोल को इन्होंने विकसित किया था। याद रखिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है एग्जाम में, पूछा जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। हाँ, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि नॉर्वे के फियोर्ड तट का अध्ययन, यानी मानचित्र की सहायता से इन्होंने क्या किया था? मानचित्र की सहायता से, मानचित्र की सहायता से नॉर्वे के, नॉर्वे के, नॉर्वे के फियोर्ड कोस्ट, मैंने आपको फियोर्ड कोस्ट के बारे में बताया था, फियोर्ड तट, समझ गए? फियोर्ड तट का विश्लेषण किया था, विश्लेषण किया किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हम्म, तो उनका कहना था कि यह संरचना हिमानी निर्मित है, हिमानी निर्मित है, हिमानी निर्मित खांच है, खांच के समान कहते हैं ना, खांच, खांच के समान है। तथा उनका यह भी कहना था कि पृथ्वी के धरातल में एक विवर है, जिसको हम क्या कहते हैं?
वीवर का मतलब क्या कहते हैं? दरार। पृथ्वी की धरातल में यह एक वीवर है। यह एक वीवर है। वीवर है, याद रखिएगा। इसका मतलब अब इन्होंने क्या किया था, तो ये खास करके किस भूगोल के ज्यादा करीब थे, तो याद रखिएगा इन्होंने अगर भूगोल का विस्तार किया तो इन्होंने स्थलाकृति का अध्ययन विशेष रूप से किया। तो याद रखिएगा भौतिक भूगोल का विश्लेषण किया है, का विश्लेषण किया, लेकिन इसमें मानव के अंतर संबंध को नहीं दिखाया। इसलिए कहा जाता है कि जो ऑस्कर पास्चल थे वो भौतिक भूगोल के एक तरह से समर्थक थे। भौतिक भूगोल का विश्लेषण किया तथा मानव की, इसमें क्या किया था उन्होंने, मानव की अवज्ञा की थी। अवज्ञा की थी, यानी मानव भूगोल या मानव के अंतर संबंधों को कहीं भी इन्होंने बताने की कोशिश नहीं की है। तो याद रखिएगा ये चीज बस ऑस्कर पास्चल्स के बारे में आपको याद रखना है, बस इतना ही चीज आपको याद रखना है। जिसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए? अब ऑस्कर पास्चल्स, मैं आपको यहाँ पे ये फिगर लगा देता हूं ताकि आप भूलेंगे नहीं। अब आइए नेक्स्ट, हम चलते हैं नेक्स्ट किस पे, तो हम रिच्टहोफन की बात करते हैं। फर्नांडिन वान रिच्टहोफन। अब आइए फर्डिनेंड वान रिच्टहोफन। नेक्स्ट जो भूगोलवेता है वह है फर्डिनेंड रिच्टहोफन। ठीक है, रिच्टहोफन। यहां तक हो गया। फर्डिनेंड वान रिच्टहोफन। अब देखिए 1971 में, यहां लिख लीजिए 1971 के उपरांत भूगोल विषय की प्रासंगिकता बढ़ गई। भूगोल विषय की प्रासंगिकता बढ़ गई, याद रखिएगा। तथा याद रखिएगा, तथा 10 विश्वविद्यालयों में, लगभग 10 विश्वविद्यालयों में भूगोल की पढ़ाई शुरू हो गई, यानी भूगोल विषय पढ़ाया जाने लगा।
पढ़ाया जाने लगा। अब उसी दौरान जो फर्नांडिस रिच्टहोफन है, एक मिनट, अब इनका एक और चीज लिख लीजिए, इनकी जो समय अवधि थी, समयावधि, ये थी 1833 से 1905, यहां लिख देते हैं, यानी एडी 1833 से 1905 के बीच। ठीक है, अब इनका योगदान और इनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको जरा देख लीजिए। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये है जिसका बहुत ज्यादा नहीं, समझने के उद्देश्य से मैंने आपको बता दिया है, समझने के उद्देश्य से आपको बता दिया। अब देखिए, रिस्थोपेन ने सबसे पहला, ये पहले भूगोलवेता थे जिन्होंने सामान्य भूगोल और क्षेत्रीय भूगोल के अंतर को स्पष्ट किया था। तो यहां लिख लीजिए, सर्वप्रथम भूगोलवेता, सर्वप्रथम भूगोलवेता जिन्होंने सामान्य भूगोल तथा सामान्य भूगोल तथा क्षेत्रीय भूगोल के अंतर को स्पष्ट किया था। क्षेत्रीय भूगोल के अंतर को स्पष्ट किया था। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। देखिए, वास्तव में हम्बोल्ट और रीटर के सामने भी यही चुनौती थी। दोनों विषय को अलग अलग ढंग से पढ़ा रहे थे। एक कहते थे भूगोल सामान्य भूगोल है और इसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए, और एक कहते थे कि क्षेत्रीय है भूगोल, यानी क्षेत्र विशेष का अध्ययन एक क्रमबद्धता में होना चाहिए। दोनों समझा नहीं पा रहे थे, लेकिन उसके बाद रिच्टहोफन ने ही सामान्य और क्षेत्रीय भूगोल के बीच अंतर को स्पष्ट किया था। उसके बाद प्रादेशिक अध्ययन के लिए, याद रखिएगा, प्रादेशिक भूगोल, प्रादेशिक अध्ययन के लिए उन्होंने एक वर्ड दिया, अध्ययन के लिए उसने कोरोलॉजी नाम दिया था, कोरोलॉजी। तो याद रखिएगा, कोरोलॉजी का मतलब क्या होता है, क्षेत्र वितरण विज्ञान। ठीक है, क्षेत्र वितरण विज्ञान। और वितरण का मतलब क्या है कि किसी स्पेशल एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स, पशुओं का वितरण, वनस्पतियों का वितरण, जीव जंतुओं का वितरण, वहां के सम्मिलित कारकों के प्रभाव से जो एक प्रदेश बना है, उसी का नाम कोरोलॉजी है। तो प्रादेशिक अध्ययन के लिए कोरोलॉजी क्षेत्र विज्ञान नाम दिया था, नाम दिया था, याद रखिएगा। अब वास्तव में ये वर्ड एक्चुअल में कहां से आया, सर्वप्रथम किसने दिया था, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था कोरोलॉजी का, वो मैं जब हेटनर, हेटनर इसी में पढ़ाऊंगा आपको, तो हेटनर भी हैं, तब आप जान पाएंगे। ठीक है,
ठीक है। अब देखिए, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, इसमें देखिए, अब अगर पूछा जाए कि रिस्थोपेन वास्तव में थे क्या, तो याद रखिएगा, रिस्थोपेन ये एक भूगोल शास्त्री थे। भूगोल शास्त्री थे। सॉरी सॉरी सॉरी, भूगर्भ शास्त्री थे। यहां पे ये लिख लीजिए, भूगर्भ शास्त्री थे। ठीक है। जियोलॉजिस्ट इसको कहते हैं, जियोलॉजिस्ट। याद रखिएगा, ये एक भूगर्भ शास्त्री थे। दूसरा, इन्होंने चीन के कोयला क्षेत्र का अध्ययन किया था, चीन की यात्रा की थी, तथा चीन के कोयला क्षेत्र का अध्ययन किया था। चीन के कोयला क्षेत्र का अध्ययन किया था। कोयला क्षेत्र का अध्ययन किया था। चीन के कोयला क्षेत्र का अध्ययन किया था, तथा इसका मानचित्रण भी किया था। मानचित्रण, मानचित्रण किया। ठीक है। उसके बाद चीन का एक प्रदेश है, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चीन के कोयला क्षेत्र का अध्ययन किसने किया था? तो रिचथोफेन ने किया था। उसके अलावा उत्तरी चीन में लोएस प्रदेश है। उत्तरी चीन में लोएस प्रदेश का अध्ययन किया था। लोएस प्रदेश, लोएस जानते हैं आप, हवा के द्वारा लाई गई मिट्टियों से बनता है। उत्तरी चीन में लोएस प्रदेश का विस्तृत अध्ययन किया था। विस्तृत अध्ययन किया। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, चीन के बारे में अगर मॉडर्न ज्योग्राफी में कोई भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो इसमें रिस्थोपेन का नाम आप ले सकते हैं। रिस्थोपेन। दूसरा, तो इन्होंने मानव के बारे में भी उल्लेख किया है, याद रखिएगा। इन्होंने भौतिक, याद रखिएगा, भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाओं, भौतिक व्यवस्था का मतलब क्या है? उच्चावच स्थलाकृति, उच्चावच स्थलाकृति, जलवायु, मृदा, वनस्पति के साथ साथ मानव संबंध की भी व्याख्या की है। मानव संबंध की भी व्याख्या की। ठीक है। इन्होंने मानव संबंध की भी व्याख्या की। उसके बाद याद रखिएगा, रिस्थोपेन ने कई तरह के वर्ड का इस्तेमाल किया था। विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन किया। विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन किया। किया तथा
अध्ययन के लिए विभिन्न विश्व के संभागों की व्याख्या की। संभागों की व्याख्या की। अब इसका क्या मतलब था, जरा देखिए। विश्व के संभाग का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए विश्व के संभाग अगर क्षेत्रीय रूप से आप कहीं भी अध्ययन कर रहे हैं, तो हो सकता है कोई क्षेत्र बहुत छोटा हो सकता है कोई क्षेत्र बहुत बड़ा हो। तो कोरोलॉजी अगर वर्ड आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कोरोलॉजी का मतलब क्षेत्र, एक समुचित क्षेत्र में जलवायु अलग है, मृदा अलग है, वनस्पति अलग है, वनस्पति का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ तक है, तो इसी को हम कोरोलॉजी कहते हैं। क्षेत्र विवरणी विज्ञान कहते हैं उसको, कोरोलॉजी। तो जब ये अध्ययन कर रहे थे तो इन्होंने विश्व के छोटे से लेके बड़े संभाग में इसको बांटा। अब देखिए, जैसे उनका कहना था कि जो सबसे छोटा क्षेत्र होता है, जैसे स्थानीय कोई बस्ती है, मान लीजिए स्थानीय बस्ती है, मान लीजिए कोई छोटा सा बस्ती है, स्थानीय बस्तियों को उन्होंने एक पर्टिकुलर वर्ड से नाम दिया था, जिसका नाम था आटे लिजकेटन। आटे लिजकेटन। केंटन, वैसे केंटन कहते हैं, तो आटे ऑर्ट लिच कैंटन, ऑर्ट लिच कैंटन है, ऑर्ट लिच कैंटन। इसको लिखिएगा ऑर्ट लिच कैंटन। तो स्थानीय बस्तियां, तो ये स्थानीय बस्तियां सबसे छोटी होती हैं, जिसको ऑर्ट लिच कैंटन के नाम से उन्होंने जाना था। इससे बड़ा जो होता है उसका नाम उन्होंने लैंड सैफ्टन रखा था। क्या रखा था? लैंड सैफ्टन। लैंड सैफ्टन, इससे बड़ा जो था वो लैंड सैफ्टन, अथवा लघु प्रदेश इसको कहते हैं, लैंड सैफ्टन, जिसको हम क्या कहते हैं? लघु प्रदेश। उससे बड़ा जो प्रदेश होता है उसको हम क्या कहते हैं? लघु प्रदेश, यानी लघु प्रदेश। ठीक है। उसके बाद इससे बड़ा अगर कोई कोरोलॉजी का वर्ड उन्होंने देखा तो उसको कहा लैंडर। याद रखिएगा, लैंडर। लैंडर का अर्थ होता है प्रमुख प्रदेश, जो कुछ बड़ा प्रदेश है, प्रमुख प्रदेश, ये याद रखिएगा। अर्थ होता है बड़ा प्रदेश। और इससे बड़ा जो वर्ड होता है अर्ड टेले। अर्ड टेले। अर्ड टेले। अर्ड टेले, इसका मतलब होता है विश्व का प्रमुख विभाग है ये। विश्व का प्रमुख विभाग, याद रखिएगा। तो यहां पे जो मैंने आपको कहा, इसको आपको याद रखना है, इसको याद रखना है। यानी ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे छोटी जो बस्ती होती है उसको ऑर्टलिंस कैंटन कहते हैं, दूसरे को लैंड सैफ्टन कहते हैं, उससे बड़े को लैंडर, और उससे बड़े को ऑर्ड टिले कहते हैं। कोई फॉर्मूला बना के इसको याद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूछा जाता है कि रिस्थोपन के अनुसार जो कोरोलॉजी शब्द है उसमें सबसे छोटा बस्ती से लेकर बड़ा जो विभाग है उसका नाम कैसे रखा गया था, तो किसके बाद कौन आता है, अरेंज करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है। अब हम आते हैं
रेड जेल के बारे में बात करते हैं। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? तो रेड जेल। अब आइए रेड जेल के बारे में बात करते हैं। अब आइए हम किसके बारे में बात करते हैं? तो रेड जेल के बारे में। फ्रेडरिक रेड जेल। रेड जेल। फ्रेडरिक रेड जेल। अब देखिए फ्रेडरिक रेड जेल के बारे में क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले इनकी जो समय अवधि है ये कब है? 1844 से 1904 के बीच समयावधि। इनका टाइम पीरियड है 1844 से 1904। ठीक है। अब देखिए इनमें महत्वपूर्ण क्या था। तो सबसे पहले समयावधि तो आप जानते ही हैं। उसके बाद थोड़ा सा हम इनकी शिक्षा के बारे में आपको बता देते हैं। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी जर्मनी के विभिन्न विश्वविद्यालयों में। जर्मनी के विभिन्न विश्वविद्यालयों में। विभिन्न विश्वविद्यालय। तो प्रारंभिक शिक्षा इनकी जर्मनी के विभिन्न विश्वविद्यालयों में हुई थी। उसके बाद उन्होंने 1872 में इटली तथा अमेरिका की यात्रा की। ठीक है। उसके बाद 1874-75 में मैक्सिको की यात्रा की। मैक्सिको की यात्रा की। उसके बाद आप देखेंगे म्यूनिक और लीपजिंग में। म्यूनिक तथा लीपजिंग में अध्यापन का काम किया। अध्यापक का कार्य किया। और जो इनका एजुकेशन हुआ था, शिक्षा जो हुआ था इनका, शिक्षा शिक्षा किस चीज में हुआ था? जीव विज्ञान, जिसको जूलॉजी कहते हैं।
जीव विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, तुलनात्मक शरीर विज्ञान आदि में किया था। क्योंकि आप जानते थे जिस टाइम पीरियड की ये बात हो रही है, उस टाइम पीरियड में भूगोल का अलग विषय के रूप में तो अध्ययन किया ही नहीं जाता था। समझ रहे हैं ना, भूगोल का अलग अध्ययन तो किया ही नहीं जाता था। अब रैडज़ल को मानव भूगोल का संस्थापक कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, जरा इस चीज को सुन लीजिए। कहा जाता है कि जिस समय ये अपने आप शिक्षा ले रहे थे, इनमें अपने देश के प्रति जो भावना होती है, जैसे आप इंडियन हैं तो आपको देश प्रेमी अगर हम कहें, और देश के प्रति जान निछावर करने की क्षमता बहुत कम लोगों में होती है, तो वैसे लोगों में ये शामिल थे जो जिनको देश के प्रति बहुत ज्यादा लगाव था। और रैडजल एक ऐसे भूगोलवेत्ता कहिए, इतिहासकार कहिए, या एक दार्शनिक कहिए, एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने और जिनके विचारधाराओं ने इतना प्रभावित किया कि आप देखेंगे 1971 में प्रसा युद्ध समाप्त हुआ, एक जर्मनी का एकीकरण हुआ, उसके पीछे भी रैडजल ही थे। क्योंकि रैडजल का क्या था, रैडजल का कहना था विकासवादी राज्य सिद्धांत के पक्षधर थे। उनका कहना क्या था, उनका कहना था ना कि श्रेष्ठ जो जातियां होती हैं वो दीनहीन जातियों को आसानी से कब्जा कर सकती हैं और अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकती हैं। किसी राज्य को अगर विकसित होना है तो उसको विस्तारवादी नीति अपनानी चाहिए। और उस समय जर्मनी का जो विस्तारवादी नीति था, जिसके कारण आप देखेंगे कि प्रथम युद्ध, विश्व युद्ध भी हुआ, और जिसमें जर्मनी बहुत ज्यादा डिफीट हो गया, यानी जर्मनी की भी हार हुई, और उसके बाद रैडजल के नाम को भुला दिया गया। लेकिन आप अगर सोचे रैडजल के बारे में, तो रैडजल ने जो विस्तारवादी नीति अपनाई थी, उस आधार से आप देखेंगे तो अफ्रीका का डिवीजन करने के पीछे भी रैडजल के विकासवादी सिद्धांत का ही योगदान था, विस्तारवादी सिद्धांत का ही योगदान था। क्योंकि श्रेष्ठ जातियां जो निम्नहीन जातियां हैं उसको आसानी से कब्जा कर सकती है, वहां अपना विस्तार कर सकती है, वहां की सभ्यताओं को आसानी से अपने प्रगति का आधार बना सकती है। तो इस आधार पे आप देखेंगे निग्रो उस टाइम में बहुत ज्यादा स्लेव जो निग्रो का व्यापार किया जाता था, उस समय आप देखेंगे निग्रो या अफ्रीका के बहुत सारे क्षेत्रों पे विस्तारवादी नीति आ गई थी। तो रैडजल का प्रभाव बहुत दूर तक दिखता है। राज्य विस्तार सिद्धांत या जीव सिद्धांत जो है, आप देखेंगे रेडजल का उसमें दिखता है। तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो पहला चीज तो वो मानव भूगोल के एक तरह से संस्थापक माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका में आप देखेंगे, यूएसए में जब गए तो वहां पे विशेष रूप से रेड इंडियंस जो वहां के अपनी जातियां हैं, वहां का अध्ययन किया था, उसके सामाजिक विकास का अध्ययन किया था, उनके संस्कृति का अध्ययन किया था। फिर कैलिफोर्निया गए, वहां निग्रो का अध्ययन किया था, निग्रो के बारे में बहुत विस्तार से अध्ययन किया था। फिर आप देखेंगे कि निर्जातियों के रूप में इतना अध्ययन किया कि उन्होंने एंथ्रोपोजोग्राफी एक पुस्तक लिखी थी। और एंथ्रोपोजोग्राफी एक वर्ड भी दिया था। तो एंथ्रोपोजोग्राफी का मतलब क्या था, मानव विज्ञानी है, ये मानव विज्ञानी है। और उसमें विभिन्न मानव का इसमें अध्ययन किया था उन्होंने। तो क्या क्या चीजें हैं रेडजल पे, तो देखिए क्या क्या चीजें और भी हो सकती हैं रेडजल के बारे में। तो देखिए रेडजल के बारे में क्या क्या चीजें और हो सकती हैं। तो सबसे पहले डार्विन के विकासवाद का इन पर प्रभाव था। रैडजल पर लिख लीजिएगा, रैडजल पर डार्विन के विकासवाद
का प्रभाव। था। हम्म, और उनका कथन क्या था, जरा देखिए कथन क्या था। उनका कथन यहाँ पे मैं लिख देता हूं। मानव समूह किसी एक पर्यावरण में, मानव समूह किसी एक पर्यावरण में किसी एक पर्यावरण में उसी तरह संघर्ष करते हैं, उसी तरह संघर्ष करते हैं जिस प्रकार वनस्पति तथा जीवित समूह जीवित पशु, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ये इनका कहना था। उसके बाद कौन कौन सा सिद्धांत इन्होंने दिया था, याद रखिएगा सिद्धांत कौन कौन सा दिया था। पहला सिद्धांत था लेवेंसरम। लेवेंसरम का सिद्धांत। लेवेंसरम, इसका मतलब था लिविंग स्पेस। लेवेंसरम का क्या मतलब था, लिविंग स्पेस। याद रखिएगा लेवेंसरम सिद्धांत, लेवेंसरम। तो ये याद रखिएगा लेवेंसरम किसके द्वारा दिया गया था, रैटजेल के द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी पूछा जाता है। उसके बाद इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है, ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रसिद्ध जो पुस्तक है ये कौन कौन है, प्रसिद्ध पुस्तक। एंथ्रोपोजोग्राफी, एंथ्रोपोजोग्राफी, एंथ्रोपोजोग्राफी। इस किताब को 1872 से 1879 के बीच लिखा गया था। 1872 से 1879 के बीच लिखा गया था। दूसरा था 1897 में राजनीतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। ठीक है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। और इसको लिखा गया था 1897 एडी यानी ईस्वी में, 1897 ईस्वी में। सिद्धांत में एक और लिख लीजिएगा, अनेकता में एकता सिद्धांत।
अनेकता में एकता। अनेकता में एकता। तो पहला तो लेबनसरम आप जान गए, दूसरा अनेकता में एकता। यहां हम अनेकता में एकता के बारे में थोड़ा सा संक्षेप लिख देते हैं। क्या था ये? अनेकता में एकता। अनेकता में एकता का क्या मतलब था? अब देखिए, अनेकता में एकता का मतलब है कि विभिन्न क्षेत्रों में आप देखेंगे क्लाइमेट से के रूप में अलग अलग वातावरण होती है, और अलग अलग वातावरण में विभिन्न संस्कृतियां काम करती हैं, रहती हैं, लेकिन उनमें आपसी क्या होता है, फिर भी भाईचारा होती है, मिलजुल के रहती है। तो याद रखिएगा, यहां इसका मतलब क्या है? विभिन्न वातावरण में विभिन्न संस्कृतियां, विभिन्न वातावरण में विभिन्न संस्कृतियां विकसित होती हैं, विकसित होकर एक साथ रहती हैं। समझ गए? तो अनेकता में एकता का मतलब था। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि जो राजनीतिक भूगोल है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक भूगोल जो है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये कई बार पूछा गया है। ठीक है? तो राजनीतिक भूगोल और एंथ्रोपोजोग्राफी दोनों में थोड़ा सा हम यहां पे विस्तार कर देते हैं। एंथ्रोपोजोग्राफी और राजनीतिक भूगोल में देखिए, पॉलिटिकल ज्योग्राफी लिखा गया था इनके द्वारा, और इसमें क्या उल्लेख किया है इन्होंने? राजनीतिक भूगोल। पहला, डार्विनवाद के अनुसार राज्य का विकास। राज्य का विकास होता है। अर्थात जीव राज्य विस्तार सिद्धांत, विस्तार सिद्धांत दिया था। जिस तरह जीवों का विकास होता है, उसी तरह से राज्य का भी विकास होता है। जिस तरह से जीवों का विकास होता है, उस तरह से राज्य का विस्तार होता है। राज्यों को बढ़ने के लिए विस्तार करना चाहिए, इनका कथन था। राज्यों को बढ़ने के लिए विस्तार करना चाहिए। ठीक है? राज्यों को बढ़ने के लिए विस्तार करना चाहिए। तथा विस्तार कहां करना चाहिए? तथा विस्तार निम्न कोटि सभ्यताओं के मूल्यों पे किया जाना चाहिए। निम्न सभ्यता का मतलब क्या था? तो जरा देखिए, जर्मनी का विस्तारवादी नीति का मतलब था कि अगर आप विस्तार कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि विकसित राष्ट्र में ही घुस गए, उसको कब्जा कर लिया, तो फिर हार जाएंगे आप।
आपका जो विस्तारवादी नीति होना चाहिए वो किधर होना चाहिए? अफ्रीका की तरफ होना चाहिए। तो अफ्रीका में द्विभाजन नीति काम करनी शुरू हो गई, बांटो और कार्य करो की नीति। भारत में भी आप देखेंगे तो इनका था कि निम्न कोटि वाले जो निर्जाति समूह हैं उधर आपको जाना चाहिए, अपना विस्तार करना चाहिए। तो ये विस्तारवादी नीति था इनका। तो राज्य का जैव सिद्धांत एक तरह से कह सकते हैं, या इसको क्या कहते हैं, राज्य का जैव सिद्धांत कह सकते हैं, जो रैडजल ने दिया था। क्या दिया था? राज्य का जैव सिद्धांत दिया था, याद रखिएगा। उसके बाद मानव भूगोल के क्षेत्र में जरा देखिए, या सॉरी, उसके बाद एंथ्रोपोजोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी, ठीक है, मानव विज्ञान। हम्म। मानव भूगोल को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया गया, ढंग से प्रस्तुत किया। इसमें निर्जाति समूह की व्याख्या है, निर्जाति समूह तथा सामाजिक विवरण प्रस्तुत किया गया। सामाजिक विवरण, जैसे कैलिफोर्निया में गए तो वहां उसके बारे में अध्ययन। तो एंथ्रोपोजोग्राफी एक तरह का क्या है, आप देखेंगे कि एक तरह का पर्यावरण और मानव के संबंधों पे जोर देता है। तो याद रखिएगा, पर्यावरण तथा मानव के संबंधों पर, मानव के अंतर संबंध पर जोर देता है। अंतर संबंध पर निर्भर है, समझ गए? पर्यावरण तथा मानव के अंतर संबंध पर निर्भर है, समझ गए? एंथ्रोपोजोग्राफी। अब देखिए, हम्म, इनको मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। तो जब भी आप देखेंगे तो मानव भूगोल का संस्थापक, मानव भूगोल का संस्थापक माना जाता है इन्हें। ये कई बार पूछा जाता है। तो मानव भूगोल के संस्थापक के रूप में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पॉलिटिकल ज्योग्राफी और एंथ्रोपोज्योग्राफी।
तो यहां तक ये जो रैडजेल है, तो याद रखिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार आपसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैंने आपको कहा, और एक मैंने आपको बताया अनेकता में एकता, या हमने आपको बताया अनेकता में एकता, याद रखिएगा यहाँ। तो अनेकता में एकता का मतलब विभिन्न वातावरण में विभिन्न संस्कृतियां विकसित होती हैं और एक साथ रहती हैं, और उसमें आपसी इंटरेक्शन होता रहता है। तो ठीक है, इसके साथ ही आज की सभा यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम आपसे मिलते हैं। अभी जर्मन संप्रदाय में अल्फ्रेड पेंक बचे हुए हैं, और हेटनर भी बचे हुए हैं। तो इसको हम कल समाप्त करेंगे, और उसके बाद फिर फ्रांसीसी भूगोल में चलेंगे। इसी तरह से अमेरिकन, ब्रिटिश, ये चार बहुत महत्वपूर्ण हैं। और उसके बाद फिर हम आ जाएंगे द्वैतवाद में, यानी ड्वेलिज्म जो है वो क्या है। उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं जो पैराडाइम इन ज्योग्राफी है। उसके बाद जो 1960 के बाद जो भूगोल में शुरू हुआ था, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशंस था, सिस्टम एनालिसिस था, उसके बाद बिहेवियरल अप्रोच था। बहुत सारी चीजें अभी बची हुई हैं, तो अभी चलती रहेगी क्लास। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।